Hi everyone, welcome back again to this particular class of the monetary economics. Guys, पिछले क्लास में हमने आपका चालू किया था यूनिट नंबर फर्स्ट मनी, जिसको हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था, राइट। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी पढ़े थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। और मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारी दो चीज़ें पेंडिंग है। एक तो पेंडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ मनी, एंड दूसरा कंसेप्ट हमारा पेंडिंग है क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, क्वालिटी या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये कंसेप्ट हमारा पेंडिंग था। ठीक है, तो आइए आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। और आज हम एक यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे। और यूनिट नंबर 2 की कुछ बातें बताने के बाद, मैं आपको बताने से पहले मैं आपको उसके पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि बेटा ये आपका जो क्लास है, ये यूट्यूब पे आपका या डेमो आपका लास्ट क्लास है। इसके फर्दर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा CCI या कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से। ठीक है, लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, फिर आपको रजिस्टर्ड करना है, और डाउनलोड करने के बाद जब आप रजिस्टर्ड करोगे तब आपकी फर्दर क्लासेस आगे चलेंगी। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट के अंदाज में बता देता हूँ आपको कि आपको किस तरीके से ऐप डाउनलोड करना है और आगे चल के आपको किस तरीके से लॉगिन करके आगे के क्लासेस कंटिन्यूस करने हैं। ठीक है, आइए तो पहले प्रोसेस पे डालते हैं नज़र कि कैसा हमारा प्रोसेस रहेगा क्लास को शुरू करने का। तो जो प्रोसेस रहने वाला है मैं आपको शो करने वाला हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, देखिए, ये देखिए आपको क्लास ज्वाइन करने का यहाँ पे रोड मैप दिया हुआ है। रोड मैप जो दिया हुआ है, रोड मैप में मैंने बोला है सबसे पहले स्टेप 1 आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। प्ले स्टोर में जाकर कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है यूज बाय अनदर मेथड वाला। ठीक है, यूज अनदर मेथड, आपको व्हाट्सएप लॉगिन नहीं करना है, आपको यूज अनदर मेथड लॉगिन करना है। वहां पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। इतना होने के बाद आपके ये जो डेमो क्लासेस अभी तक थे ये भी वहां पर मौजूद होंगे। आपको सिलेक्ट योर क्लास, यानी कि आपका क्लास सिलेक्ट करना होगा। वहां पर एक दिया होगा क्रिएटिविटी कि यहाँ पर आपके क्लास का नाम दिया होगा मॉनिटरी इकोनॉमिक्स बीकॉम थर्ड सेम RTMNU, ऐसा सिलेक्ट करना है। उसके अंदर जाके आपको क्लासेस देखने हैं। ठीक है क्या, तो ये प्रोसेस थी। तो इस प्रोसेस से आपको क्लास को ऐप को डाउनलोड करके आगे की कल से क्लासेस कंटिन्यू करनी है। ठीक है, चलिए फिर ये था आपका रोड मैप। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी आपका टॉपिक जो चल रहा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर फर्स्ट जो मनी का था वो ऑलमोस्ट फिनिश किया हुआ था। अब हमको उसके आगे में चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, साथ ही साथ हम आज चालू करेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट नंबर 2। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा था कि मैं यूनिट 1 तक की आपको डेमो दूंगा, डेमो क्लासेस रहेंगी, लेकिन यूनिट नंबर 2 भी आज कुछ हिस्सा उसमें आ जाएगा। बिकॉज जो हमारा यूनिट 1 का पार्ट बचा हुआ है वो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, तो उसमें आज यूनिट नंबर 2 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना देरी किए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं हमारा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का अगला पड़ाव। तो देखिए, हमने ऑलरेडी ये चीजें कर ली है। देखो, ये चीजें ऑलरेडी हमने मेथड ऑफ नोट इशू कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ना था, हमने पढ़ना था टाइप्स ऑफ मनी। ये टॉपिक हमारा पढ़ना था आज। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि जो बच्चे लॉगिन करेंगे तो वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। मैंने नंबर 7058997244, आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा होगा, उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करने से आपको यहाँ पर मैसेज टाइप करना है, हाय, आपका नेम आएगा, यहाँ पर आपका जो नाम है वो लिख लेंगे। उसके बाद आपका लिखेंगे क्लास, जैसे कि बीकॉम थर्ड सेम, स्लैश में आपको लिखना है RTMNU, जो भी क्लासेस आप खरीदेंगे उस हिसाब से RTMNU लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है मॉनिटरी, अच्छा यहाँ नीचे लिख लेना सब्जेक्ट का नाम, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स
एंड इसके नीचे लिखना है नोट्स रिक्वायर्ड, नोट्स रिक्वायर्ड, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपको इतना मैसेज हाईलाइट करना है, इतना मैसेज आपको टाइप करना है, इस नंबर पर आपको भेजना है मैसेज, और इस मैसेज को भेजने के बाद आपको तुरंत ही नोट्स मिल जाएंगी, उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। ठीक है क्या, उस नोट्स को आपको प्रिंट आउट करना है, जितने नोट्स में चीज़ें दी हुई है, जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही लर्न करके जाना है, आपका पेपर टॉप जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अभी एग्जाम का सीजन है, आपके दोस्तों को शेयर करो तो आपके दोस्त सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंसेप्ट बचा था, विच इज द टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, तो आइए हमने टाइप्स ऑफ मनी पढ़ना है, तो कितने टाइप्स के मनी होते हैं हमको इस लेक्चर में देखना है। देखो, तो सबसे पहले आता है बेटा एनिमल मनी, सॉरी ये कौन सा मनी है। अब कितने प्रकार के मनी अभी तक हुए हैं वो आपको बता रहा है। तो सबसे पहले आता है एनिमल मनी। तो एनिमल मनी देखो कौन सा आता है, इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज एज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब जैसे कि हमने देखा था, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज ये गुड्स को एक्सचेंज करने का रास्ता है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में काऊ, शीप, गोट एक्सेट्रा, इन एनिमल्स को मीन्स ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाता था, यानी कि मनी के तौर पर यूज किया जाता था। पुराने जमाने में वहां पर आपके पास गांधी जी अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पर आपको एनिमल्स का यूज करना होता था। ठीक है, हाउएवर ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर, क्योंकि वो अब आप बताओ काऊ, शीप, इनका नेचर कैसा था, इंडिविजिबल था, मतलब वो डिवाइड नहीं हो पाते थे। डिवाइड कैसे हो जाएंगे, डिवाइड पॉसिबल नहीं था होना, क्योंकि अगर मैं कुछ आधी चीजें, जैसे कि हम लोग आज है किसी को 200 का नोट देते हैं और 100 रुपीज का पेमेंट हुआ, तो हम देते हैं उसे कितना रुपए, हम उसे 200 रुपए देते हैं और उसमें से वो हमको 100 रुपीज क्या करता है, वापस करता है। लेकिन अगर आप बताओ कि मैं किसी को अगर पुराने जमाने में एनिमल मनी का यूज करूँ, शिप दे दूं, किसी को गोट दे दूं, ठीक है क्या, तो वो आधी गोट काट कर वापस दे देगा क्या, नहीं, और वो देगा भी तो मैं उसका क्या करूंगा, तो ये इंडिविजुअल था, यानी कि डिवाइड नहीं होते थे ये पैसे। कमोडिटी सॉरी, अब ये इनका नेचर था इंडिविजिबल, देखो इनका नेचर कैसा था, इंडिविजिबल नेचर था, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, इसीलिए कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसीलिए कौन सा मनी आया, कमोडिटी मनी आया। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कमोडिटी मनी। हाँ बेटा, और नेक्स्ट ये मनी चैप्टर थोड़ा सा इजी था, बेसिक था, ये आपको फटाफट लर्न हो जाएगा। इसके बाद से जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, उसके मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में यहाँ पर चार्ट्स भी बना के देते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ट्स भी बना के देते जाऊंगा, तो वो चार्ट्स में हम लोग की पॉइंट्स लिखेंगे और उसी की पॉइंट्स के जरिए आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो गई। ठीक है, चलिए आगे आता है। ये तो बहुत बच्चों की गलतफहमी ये होती है कि अरे सर ये तो थियरी पढ़ के ही तो सुनानी है, पढ़ के सुनानी होती तो आपने नहीं पढ़ ली होती बेटा खुद से। ठीक है ना, समझ में आएगा। तो वैसा नहीं होता है, ये मनी के जो टाइप्स है या मनी का जो चैप्टर है थोड़ा बहुत इजी जाता है, इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी इकोनॉमिक्स में, आपकी जो लैंग्वेज आएगी इकोनॉमिक्स की वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, जो आपको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो आप टेंशन ना ले, उस कंसेप्ट को कैसे याद रखना है मैं आपको पूरी तरीके की पूरी कोशिश करूंगा, आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक्स वाले चार्ट्स बना के दूंगा, जिस चार्ट के थ्रू आप अपनी पढ़ाई या अपनी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से लर्न करते हो। यकीन मानो कि इस क्लास को अगर आप पूरा कर लोगे, अभी हम लोग प्रोवाइड करते हैं सारे क्लासेस, बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए, ऑल सेम ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है क्या, सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसी ऐप पर, कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर। तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेगा, उन सब्जेक्ट्स को अगर आप क्लासेस को प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपको बहुत अच्छे से स्कोरिंग होगी। ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी बीकॉम वाले बच्चे का सब्जेक्ट बैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए इन ओल्डन डेज, पुराने जमाने में द कमोडिटीज टू बी यूज एज अ मनी वेयर डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन एंड कल्चर। ठीक है, पहले के जमाने में कमोडिटी मनी यानी कि वस्तु को मनी के तौर पर यूज किया जाता था, वो डिपेंड करता था क्लाइमेट पे, क्लाइमेट कंडीशन पर और कल्चर पर, कि किस प्रकार के कल्चर्स के लोग रहते हैं, किस प्रकार का क्लाइमेट है, कंडीशन है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता था, एनिमल की स्किन आती थी, ग्रेन्स आते थे, शेल्स आते थे, फीदर्स आते थे,
टस्क आते थे, साल्ट्स आते थे और रेयर आर्टिकल्स आते थे, ठीक है क्या, या स्टोन्स आते थे। तो ये सारी वस्तुएं वो एज अ मनी यूज करते थे, ठीक है। वेयर यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, अब इनको क्या प्रॉब्लम आने लग गई, इनको प्रॉब्लम आने लग गई स्टोरेज की, इनको प्रॉब्लम आने लग गई स्टोरेज की। तो फिर कौन सा मनी यूज हुआ, कौन सा मनी इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये मेटालिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर ये मनी धीरे धीरे यूज करना छोड़ दिए लोगों ने, फिर आया कौन सा मनी, मेटालिक मनी, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेटालिक मनी पर। मेटालिक मनी क्या कहता है, देखो मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा, ठीक है। तो गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, निकल है, इनके कॉइन्स बना बना के इनको एज अ मनी यूज किया जाता था। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आने लग गई, देखो इसमें प्रॉब्लम आने लग गई, ये प्रॉब्लम आने लग गई, स्केर्सिटी ऑफ प्रेशियस मेटल, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द मेटेलिक पीसेस गेव राइज टू द यूज ऑफ द मेटेलिक कॉइन्स, बराबर है क्या। अब इसमें क्या हुआ, मेटेलिक मनी में दो चीजें आने लग गई। एक तो जो मेटल खरीद रहे थे लोग कॉइन्स बनाने के लिए, वो प्रीशियस था, जिसमें स्कैरसिटी आ रही थी। स्कैरसिटी आ रही थी मतलब क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। अब आप बताओ, सब लोग अगर मेटल पे ही काम चलाएंगे तो मेटल की तो कमी आएगी ना। जैसे कि ई व्हीकल्स आजकल आती है, ई व्हीकल्स बहुत ज़्यादा तरीके से चालू हो गई है, अपने इंडिया में भी बहुत तरीके से ई व्हीकल्स आ रही है। तो ई व्हीकल्स लाने के पीछे का मकसद क्या था कि अगर पेट्रोल सबसे ज़्यादा सब लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक ना एक दिन पेट्रोल की कमी हमें ज़रूर मतलब ज़रूर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी इन फ्यूचर। पेट्रोल की अगर कमी होगी तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, तो गाड़ियाँ चलेंगी स्कैरसिटी के हिसाब से, राइट। चलिए, और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी कॉइन एक जैसे ही दिखते थे, ठीक है क्या, यूनिफॉर्मिटी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स आते थे यूज़ करने के लिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आइए पेपर मनी देखते क्या है। पेपर मनी, पेपर मनी क्या होता है, पेपर मनी वॉज सब्स्टिट्यूट फॉर मेटालिक मनी। हाँ देखो, ऐसा नहीं कि मेटालिक मनी बंद करके पेपर मनी आया, मेटालिक मनी भी चल रहा था और पेपर मनी भी चल रहा था। ये जो मेटालिक मनी है ये आज भी चलता है, पेपर मनी भी आज भी चलता है। चलता है कि नहीं चलता है। जैसे कि आप मेटालिक मनी यूज करते हो कॉइन्स, पेपर मनी आता है जैसे कि नोट जिसको हम बोलेंगे। तो आज भी कॉइन्स और नोट ये एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट है, मतलब हम कभी कभी कॉइन यूज करते हैं, कभी कभी नोट यूज करते हैं, ठीक है, उस तरीके से। इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतते गया, इशू ऑफ करेंसी नोट वॉज मोनोपोलिज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे नोट इशू करने का एक ही पर्सन को अधिकार रहा, एक ही बैंक को अधिकार रहा, जिसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ द पेपर करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। पेपर मनी वही यूज होती है जो पेपर मनी हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों इशू करेंगे, वही पेपर मनी को वैलिडिटी है बिजनेस में यूज करने के लिए। बात समझी? हाँ सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आप इसको भी हाईलाइट करके रखें। आपको मैंने बोला था कि आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, ये इसको हाईलाइट करके रखिए। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में 1 रुपए का नोट, सर 1 रुपए का नोट छपता है क्या? हाँ, 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स जो इश्यूड करता है वो करता है गवर्नमेंट। और आगे उसके बाद बोलता है करेंसी नोट्स ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो करेंसी नोट है ना, तो करेंसी नोट जो है मतलब नोट है, वो नोट कौन इशू करता है? तो सेंट्रल बैंक। मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि जो मनी है, ये लिख के रखा करो साइड में, जो मैं लिख रहा हूं मनी है, मनी, इस मनी में इशू करने वाले आते हैं 2 लोग, एक आती है गवर्नमेंट, एक आती है सेंट्रल बैंक। हाँ बेटा, सर मतलब 2 लोग मिलके पैसे छापते हैं। हाँ, पैसे छापते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 2 प्रकार के मनी को इशू करता है। पहला 1 रुपी नोट,
अगर 1 रुपये का नोट है तो वो गवर्नमेंट इशू करेगा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी। और ऑल कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स आपको दिखते हैं वो कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट इशू करेगा। अब समझा आपको कि आजकल ज्यादा कॉइन्स इस्तेमाल क्यों हो रहे हैं? 10 रुपए का कॉइन, 20 रुपए का कॉइन, 200 रुपए का कॉइन, 100 रुपीज के कॉइन्स भी आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, तो अच्छे दिन आ गए ना बेटा कि सारे कॉइन्स कौन इशू करता है? यस, मतलब पैसे इशू करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास चली जाएंगी? गवर्नमेंट के पास, है ना। इसलिए कॉइन्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है ना। बिल्कुल। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि गवर्नमेंट चालाक है? मैंने तो ऐसे नहीं कहा बेटा, आपको समझा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या इशू करती है? सेंट्रल बैंक इशू करती है ऑल करेंसी नोट, सारी करेंसी नोट, जैसे कि 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट एंड एक्सेट्रा। सर 10-20 रुपए का नोट नहीं होता क्या? होता है, मैंने एक्सेट्रा लिखा है, ठीक है, वो कवर आ जाएगा, उतने तो समझदार हो आप, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चार्ट्स मैं बना के दूंगा जिसको आपको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। यकीन मानो कि आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा आपका, ठीक है। जितने लेक्चर्स उतने ही दिन आपको लगने चाहिए इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। मेरा आखिरी लेक्चर तो आपका भी आखिरी चैप्टर होना चाहिए पढ़ने के लिए, समझ में आएगा। चलिए तो फटाफट इसको अगर किसी को नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम आने लगी? इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ द स्टोरिंग पेपर मनी गेव राइज टू द बैंक मनी। मतलब क्या? फिर ये पेपर मनी को भी स्टोर करने में या फिर पैसा इधर उधर लेके जाने में बहुत ज्यादा रिस्क आने लगा। वो तो आज भी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने घर से लेकर अपने कॉलेज तक के आपको जहां भी जाना है या मेरे घर तक के लेके आइए 5 करोड़ रुपए और वो भी बैग में, तो आप जब तक मेरे घर ना पहुंचो तब तक आपकी जान यहाँ लटकी रहेगी, है ना। कि भैया 5 करोड़ लेके मैं बैग में जा रहा हूँ, किसी ने हाथ साफ कर लिया तो, है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर ये रिस्क को पूरा, ये रिस्क होती थी अगर पेपर मनी और ये चलते हैं तो इसीलिए आया फिर बैंक मनी। इसीलिए इंट्रोड्यूस कौन सा मनी हुआ? बैंक मनी, ठीक है। तो देखिए बैंक मनी और क्रेडिट मनी यानी क्या होता है, आइए। बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। बैंक मनी मतलब वो पैसा, जरूरी नहीं है कि आप कैश आपके घर से लेके मेरे घर तक लेके आइए। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बैंक से ना निकालते हुए भी पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम आरटीजीएस कहते हैं, बराबर है कि नहीं। आरटीजीएस कर लो आप, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बैग में भर के लेके आने की जरूरत नहीं है, आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इट इज यूज टू क्रिएट अ क्रेडिट मनी दिस। अच्छा हाँ, तो बोलता है कि बैंक मनी मतलब कौन सा मनी होता है कि जो पैसा पीपल, लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, उसको हम बैंक मनी कहेंगे। और उसको, उस पैसे को क्रेडिट देने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बैंक का ये काम होता है, जैसे कि कोई बैंक है, लेट अस सपोज दिस इज अ बैंक, ये बैंक है, ये बैंक है, ये चोडी, ये फंसी बैंक, ये HDFC बैंक, HDFC बैंक है, ठीक है। HDFC बैंक ने क्या कर रहा है, HDFC बैंक क्या करता है, लोगों से पैसे लेता है, लोगों से क्या करता है, पैसे लेता है। मान लो ये 3 पर्सन है, मान लो 3 ही है, ये है इना, ये है मीना, ये बताओ कौन कौन है, ये बताओ कौन है, ये बताओ, ये इना हो गई, ये मीना हो गई, ये कौन है? सर ये तो डी का हो गई, नहीं, ये मान लो ये वैष्णवी है। सर आप ये गलत खेल रहे हो सर, जरूरी थोड़ी है बेटा इना मीना डी का ही होता है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी नाम ले लूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आई बैंक में पैसे जमा करने, ठीक है। ऐसे ये 3 ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में। इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया,
ये घर चले गए। मान लो तीनों ने मिलकर जो पैसा डिपॉजिट किया वो लगभग हुआ ₹5 करोड़, 5 CR। सर सेविंग अकाउंट में इतना पैसा, हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल है, पात्र घटना है, काल्पनिक है, चले आगे। हाँ चलो, तो 5 करोड़ रुपए इन्होंने तीनों ने मिलकर डिपॉजिट किए। अब बैंक के पास ये पैसा, बैंक क्या पागल है क्या कि ये पैसा बस इनका जो जब तक ये आते नहीं है पैसा विड्रॉ नहीं करके लेके जाते तब तक ये बैंक ये पैसा संभाल के रखेगा? बैंक पागल नहीं है। अब बताओ, ये इना मिना डी का कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, 15 साल जरूरत नहीं पड़ी, तो 15 साल बैंक ये 5 करोड़ के ऊपर ऐसी रखवाली करते बैठेगा क्या? नहीं। तो बैंक क्या करता है, इस पैसे को जिन जिन लोगों को उधार चाहिए उन लोगों को देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां ये 3 लोग और पहुंचे, ये 3 लोग पहुंचे, अमर, अकबर, ये कौन होगा बताओ? चलो बताओ, अमर, अकबर, नहीं सर हम नहीं बताएंगे, आप कुछ अलग ही नाम ले लेते हो। नहीं बेटा, ये अमर, अकबर, एंथोनी ही होगा। ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? मेरी मर्जी, मैं नाम कुछ भी ले लूँ, ठीक है? चलिए, तो ये डिपॉजिट करेगा पैसा, और ये पैसा अगर मान लो अमर, अकबर, एंथोनी को लोन चाहिए तो ये क्या करेगा, बैंक लोन देगा। जैसे कि मान लो इसने 10 लाख रुपए लोन ले लिया, इसने 15 लाख रुपए लोन ले लिया, और इसने ले लिया 20 लाख रुपए लोन। तो बस यही काम होता है बैंक का, बस आपका पैसा बैंक लेती है, किसी और को उधार देती है, यानी कि आपके सेविंग्स को एक्सेप्ट करती है। आप जो सेविंग करते हो उसे क्या करती है, बैंक एक्सेप्ट करती है और उसका यूज करती है एज अ क्रेडिट मनी, मतलब क्रेडिट देने के लिए। समझ में आया क्या? तो ये जो सेविंग करते हो आप, इसको कहेंगे बैंक मनी, और ये जो क्रेडिट देते हो इसको कहेंगे क्रेडिट मनी। बात समझी? जस्ट एग्जांपल समझ में आएगा सर। तो ये वही दिया हुआ है कि बैंक मनी और क्रेडिट मनी, समझा क्या अभी? यस सर। आगे बोल रहा है दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड। देखो, आप कभी भी अपनी डिमांड के हिसाब से जब आपको लगे तब आप विड्रॉ भी कर सकते हो, तब आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। और इसके क्या क्या तरीके हैं, आप पैसे विड्रॉ और ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हो? तो बोलता है आप चेक से कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से, मतलब डीडी। ये डीडी का कंसेप्ट आजकल बंद हो गया, पहले बहुत चलता था, बंद हो गया मतलब चल रहा है, लेकिन डीडी इतने ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, चेक के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पे बोले ये चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। चेक और डिमांड ये दोनों पैसे नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब आप इसके थ्रू पैसा जमा कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। ठीक है क्या? समझेगा? ये ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू आप किसी को पैसा भेज सकते हो। ओके सर, आगे फिर प्लास्टिक मनी भी आया, फिर प्लास्टिक मनी भी आ सकता है। प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन द ट्रांजेक्शन ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी को प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये देखो यार, ये डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी। अब आप सोचो, जब नोटबंदी हुई थी इन द ईयर 2016, ठीक है, 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी बेटा, उस टाइम पे हम सब ने एटीएम पे लाइन लगाई हुई है, बराबर है क्या? पैसों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे हम सबको गए हैं, लेकिन अगर उसी टाइम पर ये ऐसा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो सिस्टम था इतना ही पॉसिबल रहता, या फिर ये ऐसा जो नेक्स्ट है देखो इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये रहता उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक मनी रहता, तो क्या आपको इतनी भागदौड़ करनी पड़ती? नहीं, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते रहते, स्कैन करो, पे करो, काम खत्म हो गया। हाँ या ना? क्लियर है क्या? जी सर, पक्का बात समझ में आ गई सर। ओके, समझ में आई? हाँ सर। फर्दर इनोवेशन इन द स्मार्ट ट्रांजेक्शन लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मनी, और फिर से स्मार्ट बन गई इंडिया और ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गई, तो फिर ढूंढ के निकाला है इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी को मैं क्या बताऊं, उसमें तो आप डिजिटल बच्चे हो तो आपको सब चीजें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है? तो इतने प्रकार के टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, ठीक है? सबसे पहले एनिमल मनी हुआ करता था, कमोडिटी मनी हुआ, फिर मेटेलिक मनी होता है, पेपर मनी भी होता है,
मनी और बैंक मनी और क्रेडिट मनी भी होता है, उसके बाद आता है प्लास्टिक मनी, उसके बाद आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इतने टाइप्स के मनी दुनिया में होते हैं। बोलो समझा? समझा कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, वेरी गुड। अब इसके बाद हमको पढ़ना था क्वांटिटी थ्योरीज ऑफ मनी। एक बार देख लो, मैं बता देता हूं आपको। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना था हमने यहां पर कर लिया पूरा खत्म। एक दो मनी फंक्शन हो गए, इवोल्यूशन हो गया, टाइप्स ऑफ मनी हो गए, मेथड्स ऑफ नोट इश्यू हो गए, बस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमारा बचा हुआ है। ठीक है क्या? तो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, आप इसके सामने लिख के रखो अभी फिलहाल पेंडिंग, क्योंकि इस थ्योरी में न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलेस है। ठीक है, तो इसको हम एट द एंड ऑफ द क्लास पढ़ेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स है इसको हम एट द एंड ऑफ द क्लास पढ़ेंगे, मतलब जैसे ही आपका यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। बात समझ में आए के बाद? ठीक है सर। तो ये जो हमारा क्वांटिटी थ्योरी है ये अभी फिलहाल पेंडिंग है, ये इसके सामने आप अभी स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाद हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। किसी को डाउट आ रहा है कोई? पक्का? ठीक है सर, हमने सब कुछ कर लिया। हमने बार्टर सिस्टम कर लिया, मनी और उसके फंक्शन भी देख लिए, हमने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपीस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ मनी कौन से है और मेथड ऑफ नोट इशू कैसी है, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बेटा कवर कर ली है। ठीक है, चलिए। हाँ, आपको नोट्स मिले होंगे दो फॉर्मेट में, मतलब पहले तो आपको ये नोट्स मिली होंगी, ये हैंड रिटन नोट्स है, यही से आपकी कहानी शुरू हुई थी बराबर का। तो इसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे ये इस तरीके से। इसका सेकंड पार्ट आपको ये मिला होगा जो अभी हमने पढ़ा। ये देखो, यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से चालू हो रहा है मेथड ऑफ नोट इशू। तो आपको करना ये है कि आपको पहले वो पेजेस को प्रिंट आउट करने हैं, मतलब ये वाले पेजेस को प्रिंट करना है, ये वाले पेजेस को। इसके बाद आपको स्टेपलर करके उसके कंटिन्यूशन में यहाँ से पेजेस जोड़ देने हैं। समझ में आया क्या? जी सर, समझा सर। ओके बेटा, कोई बात नहीं। चलो, तो ऐसे अगर देखा जाएगा तो हमारा यूनिट नंबर 1 यहाँ पे होता है खत्म, अगर क्वांटिटी थियरी को साइड में रखा तो। क्वांटिटी थियरी को अभी फिलहाल भूल जाइए। क्वांटिटी थियरी अगर आप साइड में रखते हैं तो हमारा जो है वो यूनिट नंबर 1 हो गया खत्म। ठीक है, 20 मार्क का आपका जो कंटेंट है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है आपको, वो एक्चुअली डेमो एज अ डेमो हम यूज कर रहे हैं। तो फ्री कंटेंट का फायदा उठाइए, एटलीस्ट आप बहुत अच्छे तरीके से 20 मार्क्स तो भी स्कोर कर सके। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्लियर है क्या? जी हाँ सर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये यूनिट जो है, ये यूनिट के बारे में मैं आपको तीनों बातें बताना चाहते हैं। सर आप बीच में ऐसे क्यों बोलते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको एंटरटेन करने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो जी यूनिट नंबर 2 में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे जी, और वो इम्पोर्टेंट बातें क्या है जी वो देखिए। ठीक है, यूनिट नंबर 2, ये पहली तो बात जो है वो इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है बहुत ज्यादा। दूसरी बात ऐसी है जी यूनिट नंबर 2 के बारे में कि इसके बारे में आपको जनरल नॉलेज बहुत मिलेगा जी, बाहर की चीजें भी बहुत सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद इसके मैं बना के दूंगा 4 टॉपिक, जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा इजीली। वाह वाह वाह, इसके मैं आपको बना के दूंगा 4 टॉपिक, जिससे ये लर्न हो जाएगा इजीली। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आगे तो ये चीजें है, समझ में कहानी। ये यूनिट नंबर 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है, इससे आपका जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसके आपको चार्ट्स भी मिलेंगे और ये आपको लर्न भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है बॉस, अगर आप पहले 2 यूनिट भी अच्छे से लर्न करके जाते हो तो आपको 40 to 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा भी यूनिट है ये यूनिट नंबर 2, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, जो थोड़ा सा टेक्निकली भी है। हाँ, एक बात तो लिखना भूल ही गया कि ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकली है।
मतलब इसमें आपको टेक्निकली स्पेलिंग टेक्निकली होता है बेटा, अभी उम्र के हिसाब से होता है टेक्निकली। ये थोड़ा सा टेक्निकली है, जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की है। अभी तक जो चैप्टर हमने मनी पढ़ा था, ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी इजी लगी होंगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज आती है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। वो सेंटेंस है, जब तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा तब तक आपको नहीं समझेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? स्किप करके मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम खतरनाक एनर्जी के साथ, जिसका नाम है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, सबसे पहले तो बात बताइए कि व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज मेंट बाय डिफ्लेशन। सर हाँ बताओ बेटा। सर नहीं मालूम, शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो आपको महंगाई तो पता ही होगी, महंगाई, हाँ सर पता है, बस उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर चीजें सस्ती होने लगी तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। लेकिन ये चीज हम बहुत कम देखते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है महंगाई, ठीक है। तो वो बढ़ेगी भी, आगे चल के वो बढ़ेगी भी। इसलिए बेटा आप अच्छे से पढ़ना है। महंगाई कैसा है? महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया आगे चल रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है क्या। तो दुनिया आगे चल रही है, ग्रो कर रही है, तो दिन ब दिन चीजें महंगी होती जाएंगी। और आपकी जो इन्फ्लेशन चीज है, मतलब आपका जो पेमेंट वगैरह है, वो भी बढ़ते जाएगा। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे अगर आप उस मुकाम तक पहुंचे, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की प्रॉपर तरीके से, या अपना करियर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया, तो आगे महंगाई के ज़माने में सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। चलिए, आप आज देख रहे होंगे कि आज जो एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, वो 150 रुपये किलो तक चला गया है, बराबर है क्या। शक्कर जो है और बाकी सब चीज़ें जो है वो 40-50 रुपये किलो, ठीक है। फली दाने जो रहते हैं वो 100 रुपीज़ केजी तक चले गए हैं। तो आप सोचो, पेट्रोल जो है वो 106 रुपये लीटर मिलता है। तो आप सोचो कितनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। ओके, चलिए, ये सब चीज़ें आप जब छोटे थे तो पेट्रोल मुझे नहीं लगता कि इतना महंगा होगा। आई थिंक जो कि 70-80 रुपये लीटर था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि चीज़ें बढ़ती जाएंगी, महंगी होती जाएगी। आपको उस दुनिया में सर्वाइव करना है आगे चल के, इन्फ्लेशन वाली दुनिया में। तो आपको भी अभी महंगा कुछ तो भी बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई होती है, ठीक है। अब सर महंगाई मतलब बस इतना ही क्या? नहीं। तो इकोनॉमिक्स में क्या इसको बताया जाता है कि if general price level of product increases, ठीक है क्या। अब सर जनरल प्राइस लेवल, सर मुझे इसी वर्ड का मतलब समझाना आपको कि सर जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है। तो बेटा जनरल प्राइस लेवल मतलब होता है कीमतें, ठीक है, कीमतें, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस, यानी कि जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बार बार ये जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ये आपको वर्ड सताएगा। तो जनरल प्राइस लेवल यानी कि कुछ नहीं, जो रेट होते हैं, प्राइसेस होती है, वो चीजें होती है, बराबर है क्या। जी सर, मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हैं, देखो पहला मैं चार्ट बनाकर दे रहा हूँ, आपको या तो छोटी सी 100 पेजेस की कॉपी बनानी है, या तो फिर आप नोट्स में ही कई जगह बना के लिख सकते हैं। लेकिन नोट्स में मत लिखो, नोट्स में बहुत खिचड़ी हो जाएगी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे आता है? तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई और सस्ताई, ये डिपेंड करता है जनरल प्राइस लेवल पे, यानी कि कीमतों पर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होते जाता है, अगर जनरल प्राइस लेवल क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है, यानी कि बढ़ते बढ़ते जाता है। यानी कि मान लो मैं प्राइस पकड़ लूँ एक डायग्राम पे, जैसे कि पहले प्राइस इतनी थी, अब ये प्राइस दिन ब दिन क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है, ठीक है क्या।
जो प्राइस है वो दिन ब दिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ये देखो दिन ब दिन प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, जनरल प्राइस लेवल जब इंक्रीज होता है उस केस को हम नाम देते हैं बेटा इन्फ्लेशन। उस केस को हम नाम देंगे इन्फ्लेशन। एम आई राइट? ओके सर। और जिसकी जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होते जाती है, यानी कि कम कम होते जाती है, जिस प्रोडक्ट की बोल सकते हो आप प्राइस जो है वो कम कम होते जाती है, जैसे कि इसको रिवर्स पकड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। ओके जी सर, समझ में आया। तो पहला तो चार्ट ये है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब होता है सस्ता होना चीजें, ठीक है। लेकिन सर इसको हम इकोनॉमिक के लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे, और जनरल प्राइस लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे, ठीक है। वर्ड आना चाहिए जनरल प्राइस लेवल। किसी ने पूछा व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो महंगाई मत बता देना, वो तो नॉर्मल वर्ड हो गया। इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बताना है कि when the general price level of the products या goods or services is increases then it is called as a inflation, and when the general price level of the goods and services is decreases it is called as a deflation। समझ में आया क्या? जी सर, समझा सर। तो आइए सबसे पहले हमको पढ़ना है इन्फ्लेशन की चीजें। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन। मतलब अभी हमको पढ़ना है इन्फ्लेशन का टॉपिक, उसके बाद हम धीरे धीरे इन्फ्लेशन को खत्म करेंगे और फिर पढ़ेंगे डिफ्लेशन, ठीक है। तो सबसे पहले पेज पर आपको ऊपर लिखना है चैप्टर का नाम, और यहाँ पर ये चार्ट पहला आपका आ गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, आइए पढ़ते। देखो, ए जनरल इंक्रीजेस इन द प्राइसेस विद द रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। पहले ही इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, बोलता है अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस, अगर कीमतों में इंक्रीज हो रहा है मतलब प्राइसेस बढ़ रही है, इंक्रीज इन द प्राइसेस विद द रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। सर ये क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, इंक्रीज इन द प्राइसेस मतलब क्या, प्राइसेस का बढ़ना, और रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर मतलब क्या कि परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाना। परचेसिंग पावर जो हो जाना वो क्या हो जाना, कम हो जाना। सर क्या ऐसी दुनिया हमने आज तक देखी है, ऐसा कभी कोई केस हमने देखा है? बिल्कुल देखा बेटा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड सेशन, ठीक है। ये ऐसा दौर रहा है हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, या सभी लोगों के लिए, जिससे बहुत सारी चीजें हमने सीखने को भी मिली, जिसने बहुत सारी चीजें सही भी है, बहुत लोगों को बहुत सारे लॉसेस भी हुए इसमें, ठीक है क्या, दुखद घटनाएं भी बहुत सारे लोगों को हुई, बहुत लोगों को अपने कोई लोग छोड़कर चले गए दुनिया से, बराबर है, और बहुत लोगों ने काफी सारी दिक्कतों का सामना किया, ठीक है। तो कोविड-19 में क्या हुआ था बेटा, आप बताइए कि क्या प्राइजेस जो थी वो बढ़ गई थी क्या? सर बिल्कुल बढ़ गई थी सर। क्या जो प्राइजेस थी वो बढ़ गई थी? बिल्कुल बढ़ गई थी सर। और लोगों की जो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर मतलब क्या, लोग खरीदना चाहते थे सारी चीजें? नहीं, परचेसिंग पावर कम होने लगी थी, ठीक है। तो उस दौर को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन का जमाना। सर कैसे? चलो एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस टेक अ एग्जांपल, दिस इज यू, ये आप है, ठीक है। थोड़ा सा आपको नीचे ले लेता हूं, ये आप है, आपकी अभी जॉब लगी हुई है, लेट अस सपोज आपको 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है, आपको 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है। सर इतनी सैलरी मिल जाए तो बस, ऐसा नहीं बेटा, आपको 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है, एंड जो प्राइजेस 1 लाख रुपए सैलरी है, लेट अस सपोज कि आपको महीने का, ऐसा ले लेते, महीने का आपको 60,000 का एक्सपेंस आता है घर पे,
खर्चा आता है, उसमें सब कुछ आ गया। आप आ गए, आपके घर का खर्चा आ गया, मम्मी पापा का हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, आप आ गए आपके वाइफ का या आपके हस्बैंड का, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों की ट्यूशन की फीस एंड इंक्लूडिंग एनी ऑल आपकी सेविंग्स वगैरह सब आ गया। 60,000 का खर्चा होता है, बराबर है क्या? तो ये जो एवरेज है, 1 लाख रुपए कमाने वाले बंदे को अगर 60,000 रुपये उसका खर्चा ही आ रहा है तो ये थोड़ी सी आम बात है, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी आम बात है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ पता है क्या? लेकिन हुआ ये कि महंगाइयाँ बढ़ गई, महंगाइयाँ बढ़ गई, और जो एक्सपेंस आपको 60,000 रुपये आता था, आज चीज़ों को महंगे होने के कारण वही एक्सपेंसेस आपको 90,000 का आया, वही एक्सपेंसेस आपका 90,000 का आता है। सेम चीज़ें, जो चीज़ें आप हर महीने में करते हो, बस चीज़ें महंगी हो गई, इसके कारण 60,000 की चीज़ें 90,000 में आ रही है, ठीक है, बात समझी? हाँ सर। लेकिन आप जो थे, आपकी सैलरी भी 1 ही लाख थी, आपके सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। आपकी जो सैलरी है, ये सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ बेटा। सर मतलब आप कहना चाहते हैं कि महंगाइयाँ बढ़ गई लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी? हाँ, नहीं बढ़ी। अब आप दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपने दिमाग से कंपेयर करिए। यहाँ पर जो पोजीशन थी आपकी, यहाँ पर जो पोजीशन थी, मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक थी। टिकटॉक नहीं लिखा मैंने, ठीक ठाक, ठीक है क्या? यहाँ तक आपकी पोजीशन थी जो ठीक ठाक थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल जो 2 लिया मैंने, इस एग्जाम्पल में आपकी जो स्थिति है वो चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि सर महंगाइयाँ तो बढ़ गई, यानी कि प्राइजेस तो बढ़ गए सर, लेकिन सर सैलरी नहीं बढ़ी। और सैलरी नहीं बढ़ी तो मेरी परचेसिंग पावर भी नहीं बढ़ी। मैं इतनी चीजें कैसे खरीद सकता हूँ? आप बताइए, बताइए सर। 10,000 रुपये हाथ में बच रहे सर, कंपनी वालों ने सैलरी तो बढ़ाना चाहिए। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि भैया प्राइजेस बढ़ रही है, दिन ब दिन चीज़ें महंगी हो रही है, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से आप हमारी सैलरी तो बढ़ाओ। क्योंकि अगर 60,000 रुपये की चीज़ें 90,000 पे चली गई है, खर्चा 90,000 होता है, तो आपने मेरी सैलरी भी 1 लाख से 1.5 लाख करनी चाहिए, ताकि मुझे कोई फर्क ना पड़े, यानी कि मेरा परचेसिंग पावर चेंज ना हो। समझे? जी सर। तो अब समझ में आया सबको परचेसिंग पावर। तो कोविड के केस में भी ऐसा ही था, प्राइजेस जो थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, हर प्रोडक्ट महंगा मिलता था, और लोगों के पास पैसा न होने के कारण, क्योंकि काम धंधे बंद थे, तो परचेसिंग पावर भी कम हो गई थी। तो उस दौर को बोला जाएगा इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं महंगाई का ज़माना, ठीक है? जी सर, समझ में आया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे देखते हैं। तो बोला है यहाँ पर, अब देखो, अब आपको ये समझ में आएगा। बोलता है कि जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस, जब प्राइजेस में इंक्रीमेंट होता है विद द रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर, और परचेसिंग पावर क्या होती है? कम हो जाती है, उस केस को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। यानी कि शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लो, प्राइजेस जो है वो बढ़ने लगी है, परचेसिंग पावर जो है वो आपका कम होने लगा है। इस केस को हम बोला जाएंगे, इस केस को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। इतनी बात सबको समझ में आई बेटा? क्लियर है सर? बहुत अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। प्राइजेस ऑफ द सिलेक्टेड गुड में इंक्रीजेस फॉर द रीजन अनरिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर किसी गुड्स के, सिलेक्टेड गुड्स के अगर प्राइजेस बढ़ते हैं, रीजन की वजह से बढ़ते हैं, जैसे कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे कहाँ पे, यूक्रेन में, यूक्रेन है, रूस है, इराक है, ईरान है, यहाँ पे अगर वॉर चल रहा है तो वहाँ पे पेट्रोल्स के जो कैंप्स होंगे वो डिस्ट्रॉयड होते होंगे, और उसके हिसाब से पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो ये रीजन की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको भी बोले, इसको ये चीज़ें इन्फ्लेशन में नहीं आएंगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर वहाँ पेट्रोल के जो स्टोरेज थे वही तबाह किए जा रहे हैं, तो वो पेट्रोल सप्लाई करेंगे कहाँ से? और पेट्रोल सप्लाई होगा नहीं तो उसकी डिमांड तो उतनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके रेट बढ़ा देगी ताकि लोगों ने कम यूज़ करना चाहिए, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे, मेनी कंट्रीज हैव सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लेशन, द मोस्ट रिमार्केबल इन्फ्लेशन इन द
मॉडर्न टाइम्स वॉज जर्मन हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ 1932। अभी तक जो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत खतरनाक इन्फ्लेशन जो आया था वो आया था 1932 में, जो जर्मन इन्फ्लेशन था, मतलब जर्मनी में था। When people were to store with the wheelbarrows full of money to buy the few groceries। मतलब देखो, जैसे कि वो बोल रहा है कि व्हील बैरोस मतलब क्या होता है, जो बैलबंडी वगैरह होती है, बैलगाड़ी वगैरह होती है, वो बैलगाड़ी भर के पैसा लेके जाते थे बोलते लोग स्टोर्स में, और उसमें से कुछ किराना लेके आते थे, थोड़ा छोटा मोटा। आप सोचो कितनी महंगाई बढ़ गई होंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे वैसा हुआ था, ठीक है। चलिए फिर आगे। जी सर, यहाँ पर एक दिया हुआ था कि मेनी कंट्रीज हैव सफर्ड फ्रॉम द इन्फ्लेशन। इसमें एग्जांपल लिख लो कि पाकिस्तान जो है वो सफर कर रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान के हर एक बच्चे या जो बच्चा जन्म भी लेता है या हर एक वहाँ का नागरिक उनके ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्जा ऑलरेडी रहता है। सर ऐसा कैसे? उनकी गवर्नमेंट ने इतना लोन लेकर रखा हुआ है। अब देखो एग्जांपल देता हूँ मैं, ये कहाँ तक बातें सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं सुनी है ऐसी बातें कि ये चाइना है और ये पाकिस्तान है। चाइना ने पहले पाकिस्तान को लोन दिया था, जो लोन पाकिस्तान ने चुकता नहीं किया, जिसका इंटरेस्ट लग लग के वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान ने चाइना को क्या बोला कि हम आपको ये लोन वापस करेंगे, उसके लिए आप हमको फिर से लोन दे दो। सोचो, आप भी हंस रहे होंगे, मतलब लोन को वापस करने के लिए और लोन लिया और उसी कंट्री से लिया। मतलब दोनों भी जो कंट्री है वो दोनों भी कंट्री थोड़ी सी आपको लगती नहीं सर, थोड़ी सी क्या सर, पूरी है सर, है ना। मतलब लोन को रीपे करने के लिए और लोन लिया उसी कंट्री से। मतलब अगर मुझे आपको 100 रुपये देना है तो मैं आपसे 100 रुपये दूंगा जो पुराने वाले 100 रुपये वापस करने के लिए। ये कौन सी बड़ी बात है, समझे? ऐसा हुआ था। तो जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है मैक्सिमम वो पाकिस्तान में भी चल रहा है, पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहा है। आपने सुना होगा बीच बीच में टोमेटो के रेट वगैरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है देखो, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, बाय इन्फ्लेशन वी मीन अ टाइम ऑफ जनरली रेजिंग द प्राइजेस। मतलब क्या, हम जो है हम टाइम के चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, प्राइजेस में क्या होते हैं, रेजिंग आता है, मतलब प्राइस में बढ़ोतरी आती है समय के साथ साथ, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे, ऐसा सैमुअल्सन कहते हैं, ठीक है क्या। बस तो ये उनकी थी, ये इनका इंट्रोडक्शन था इन्फ्लेशन का, और ये था बेटा अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन के डेफिनेशन, राइट। अब जो इन्फ्लेशन होता है वो होता है दो तरीके से, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर इसको पढ़ना है तो आपको देखना होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आज के एपिसोड में हम इतना ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करनी होगी, और वो कहानी कंटिन्यू होगी आपके इस ऐप में। कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये कहानी आपको आगे कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। ओके बेटा, तो बस आज के लिए हम करते इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।